KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं माधवी और आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कबीर चौरा मंडलीय अस्पताल में विश्व रक्तदान दिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिन कथाव्यास प्रवीण पांडे द्वारा सुखदेव आगमन का हुआ वर्णन। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में चल रहे रुद्र महायज्ञ की हुई पूर्णाहुति। और एनसीसी ग्रुप मुख्यालय के ग्रुप कमांडर द्वारा संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का हुआ निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। कबीर चौरा मंडलीय अस्पताल में विश्व रक्तदान दिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर जरूरतमंद लोगों के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं अन्य लोगों द्वारा कबीर चौरा मंडलीय अस्पताल में रक्तदान किया गया। शिविर में पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी रक्तदान कर इस दान को विशेष दान बताया। उन्होंने कहा कि आज विश्व रक्तदान दिवस है। आज हम सभी लोगों ने यहाँ पर आकर रक्तदान किया। हम सभी का यह कर्तव्य है और समाज के बीच के लोग रक्तदान में अवश्य भागीदारी करें। वहीं इस मौके पर दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया। आज विश्व रक्तदान दिवस है। आज हम लोगों ने यहाँ पर आके रक्त दिया। जो हम सब का ये कर्तव्य है, फर्ज है कि सभी समाज में जो लोग काम कर रहे हैं और विशेष रूप से जो जनता के बीच के लोग हैं वो आगे बढ़ चढ़कर इससे भागीदारी करें और अपना रक्त दान करें। और आज हमारे देखिए पूरी कांग्रेस पार्टी ने, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष मकसूद भाई ने, जिला अध्यक्ष राजेश्वर जी ने, शहर अध्यक्ष हमारे राघवेंद्र चौबे और हमारे तमाम मनीष जी से लेकर हमारे राजू गौतम से लेकर जितने हमारे साथी, इन लोगों ने आज बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। और यूथ कांग्रेस के लोग और NSY के लोगों ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी की है। निश्चित ही हमारा रक्त काशी की जनता के काम आवे, काशी की जनता की जान बचे। हम कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता उसके लिए समर्पित है। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिन कथाव्यास प्रवीण पांडे द्वारा सुखदेव आगमन का वर्णन किया गया। जिला मिर्जापुर नारायणपुर के वाटिका में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के पहले दिन कथाव्यास पंडित प्रवीण पांडे जी महाराज ने लोगों को सुखदेव आगमन की कथा सुनाई। कथाव्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज ने परीक्षित जन्म एवं सुखदेव आगमन की कथा सविस्तार सुनाई। उन्होंने बताया कि भक्ति देवी के कष्ट के निमित्त नारद जी ने सनत कुमार संत कुमारों से सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करवाया, जिससे भक्ति देवी के समस्त कष्ट दूर हुए। वही धुंधकारी जो कि प्रेत योनि में रहें, जिनकी गया में शांति के बाद भी मुक्ति नहीं हुई थी, कथा का श्रवण करने के बाद प्रेत योनि से मुक्त हुए। वहीं मुख्य यजमान संदीप कुमार सिंह ने बताया कि कथाव्यास पंडित प्रवीण पांडे जी महाराज से कथा सुनना अपने आप में सौभाग्य की बात है। कथा के पहले दिन गुरु जी के मुख से कथा सुनने बहुत दूर से सैकड़ों लोग इस भीषण गर्मी में अपने परिवार के साथ आए हैं। कथा समाप्त होने के बाद प्रसाद का वितरण हुआ। छुट्टी का दिन होता है, कौन सा? संडे। और संडे को कहीं जो व्यक्ति कुछ लोग होते हैं तो बैठते हैं मंडली के साथ ताश खेलने। सुबह से शाम कब हो गया पता ही नहीं चलता है ताश खेलते खेलते। तो इसीलिए 24 घंटे कब निकल गए पता नहीं, लेकिन भूल कर अगर कथा में आ गए तो 50 बार घड़ी देखेंगे कि कितना जल्दी 3 घंटे पूर्ण हो मैं चलूं। और आज नारायण की कृपा से जुड़े रहते हैं, भगवान की भक्ति से जुड़े रहते हैं तो जीवन आनंद पूर्वक होता है। किस तरह कथा हुई, कहाँ हुई, कौन सा दिन रहा? जी, आज प्रथम दिवस की कथा थी। ये नारायणपुर बिंद क्षेत्र में पड़ता है और मिर्जापुर के अंतर्गत यह स्थान है। आज प्रथम दिवस की कथा में भक्ति देवी के कष्ट के निमित्त नारद जी सबसे पहले सनक सनंदन संत कुमारों से
भागवत महापुराण की पाठ श्रवण कराएं, जिससे भक्ति देवी के कष्ट को दूर हुआ और प्रेत योनि में पड़ा हुआ धुंधकारी भी यह भागवत कथा को श्रवण करने के बाद उसकी भी मुक्ति प्रदान हुई। मेरे पिता के द्वारा कथा का आरंभ किया गया है प्रवीण गुरु जी के द्वारा, जो कि सराय डंगरी के रहने वाले हैं। बहुत ही अच्छा कथा कह रहे हैं। मैं तो उनका कथा 10-15 बार सुनी हूँ। मुझे बहुत आनंद आता है कथा सुनने में। बहुत अच्छा, उनके मुख से बहुत अच्छी वाणी उनकी है, जो कि गॉड गिफ्टेड है वो। और यहाँ पे आज बहुत भीषण गर्मी थी, बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी, पर हज़ारों की संख्या में लोग जुटे और कथा सुने। और शाम को 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक कथा चला। 9 बजे तक लोग इस भीषण गर्मी में बैठे रहे। पूरा कथा ख़त्म होने के बाद ही लोग गए प्रसाद। कथा का कौन सा दिन था? हाँ, कब तक चली? आज 13 तारीख था, बृहस्पतिवार का दिन था। आज कथा पहला दिन था आज का, और फिर 19 तारीख को कथा समाप्त है भंडारे के साथ। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में चल रहे रुद्र महायज्ञ की पूर्णाहुति हुई। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में श्री शांति देवी विद्यापीठम जोधपुर व संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के तत्वाधान में 5 दिवसीय नवकुंडियम रुद्र महायज्ञ वेद विभाग के यज्ञशाला में यज्ञ की पूर्ण आहुति कुलपति बिहारी लाल शर्मा के कर कमलों से हुई। बिहारी लाल शर्मा ने बताया कि आज कुछ देश में युद्ध से पर्यावरण दूषित हो गया है। इस यज्ञ से जो धुआं निकलेगा वह पर्यावरण को स्वच्छ करेगा। कुलपति बिहारी लाल शर्मा को अंगवस्त्रम व स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। इस अवसर पर कई विशिष्ट जन मौजूद रहे। नमः पार्वती पतये ये विश्वविद्यालय चतुर्वेद स्वाहाकार विश्व कल्याण महायज्ञ का आयोजन कर रहा है और लगभग 3 महीने से अधिक समय से निरंतर चल रहा। इस यज्ञ के महत्व को देखते हुए देश के विभिन्न हिस्सों से लोग जुड़ रहे हैं। आज हमारे बीच में ये जोधपुर से बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के लोग, जो विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों पर आकर के यज्ञ याग आदि संपन्न करके अपनी धार्मिक आस्था का प्रकटन करते हैं, ऐसे ये लोग वहां से चल करके आए हैं और उन्होंने भी ये अग्निहोत्र यज्ञ इसमें सम्मिलित करके इस यज्ञ को गति दी है। ये भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय है जहां चारों वेदों का अध्ययन अध्यापन होता है। तो हमने इसी उद्देश्य से इस यज्ञ को आरंभ किया था कि केवल अध्ययन अध्यापन पर्याप्त नहीं है, उसका प्रायोगिक शिक्षण भी हो। तो यज्ञ जब किया नहीं जाता तब तक उसका प्रायोगिक शिक्षण हो नहीं सकता। इसलिए यज्ञ के प्रायोगिक ज्ञान से हमारे छात्र लाभान्वित हों, आम जनजीवन उसके महत्व को समझे और यज्ञ से उठने वाला जो पवित्र धूम है, जो शतौषधियों से युक्त हवन सामग्री से उठने वाला पवित्र धूम है, वो पर्यावरण जो आज प्रदूषित हो चुका है। आप देखिए पूरी दुनिया में बारूद के जलने से आज वातावरण पर्यावरण प्रदूषित है। उस वातावरण को और उस पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए यज्ञ से उठने वाला जो पवित्र धुआं है वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए जब वातावरण शुद्ध होगा, पर्यावरण शुद्ध होगा तो लोग स्वस्थ रहेंगे और जब लोग स्वस्थ रहेंगे तो विश्व का कल्याण होगा। इसलिए ऐसे कल्याण के भाव से जो लोग यज्ञ याग आदि में जुटे हुए हैं वो सब अभिनंदनीय है, सभी वंदनीय है। और मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार की शक्ति इन लोगों को और मिले कि ऐसे यज्ञ याग आदि संपन्न कर विश्व के सामने जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का सामना करने में हिंदुस्तान आगे बढ़ करके अपना काम करे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एनसीसी ग्रुप मुख्यालय के ग्रुप कमांडर द्वारा संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का निरीक्षण किया गया। संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर 281 का निरीक्षण एनसीसी ग्रुप मुख्यालय के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर कुलबीर सिंह ने किया। ग्रुप कमांडर का समादेश अधिकारी नवासी उत्तर प्रदेश बटालियन एनसीसी द्वारा स्वागत किया गया। ग्रुप कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ग्रुप कमांडर ने मुख्य तौर पर कैंप में रूम कैंप, कुक हाउस आदि का निरीक्षण किया। अंत में ग्रुप कमांडर ने कैडेटों को संबोधित किया और इसके पश्चात एनसीसी धुन के साथ कैंप निरीक्षण संपन्न हुआ। ये बच्चे थे और हमें पहले ये लगता था कि 6 जून को जब हम लोग यहाँ पर आए थे हमारे मन में ये डर था कि कैसे होगा, 10 दिन का कैंप है और फिर लोग इतने स्ट्रिक्ट रहते हैं यहाँ पे। हमारे साथ तो मतलब ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, लेकिन सर धीरे धीरे अब सर अभी आज आखिरी दिन है तो क्लोजिंग सेरेमनी है कैंप का, अब लग रहा है कि नहीं अब मौका मिलेगा। अगर आप इस कैंप में कुछ कॉम्पिटिशन हुए थे, अगर आप उस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया है और आगे सेलेक्ट होंगे तो आपको जरूर मौका मिलेगा आगे आने का। वेल डन। अब मैं वो जी सर, ये एनसीसी द्वारा किस प्रकार का क्लोजिंग सेरेमनी किया गया, कितने दिन का ये कैंप लगा हुआ था, बच्चे क्या क्या इसमें ट्रेनिंग में आप लोगों ने सिखाया है? ये कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप 281 जो कि 89 यूपी बटालियन एनसीसी वाराणसी ग्रुप ए के अंडर कंप्लीट हुआ है। और इस कैंप के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट कैंप है एनसीसी कैडेट के करियर में, और इस कैंप को सफलतापूर्वक कंप्लीट करना से उसका जो एग्ज़ाम देने के लिए और सर्टिफिकेट लेने के लिए उसकी जो एलिजिबिलिटी वो हो जाती है। इस कैंप के दौरान जो मिलिट्री ट्रेनिंग और सर्विस सब्जेक्ट्स और इसके अलावा एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना, एक इम्पॉर्टेंट एक अच्छा शहरी बनना, एक अच्छा इंसान बनना, इन सब के ऊपर उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट, नेशनल इंटीग्रेशन एंड उनका एक सोसाइटी का एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनना, इन सब चीज़ों के ऊपर हमने फोकस दिया है। और इसके अलावा उनके आने वाले टाइम में प्रोफेशनल करियर के बारे में उनको गाइडेंस, उनको कैसे उसको हमने इन्होंने बच्चों ने आगे कैसे बढ़ना है, किस डायरेक्शन में कैसे प्रिपेयर करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जानकारी दी है। और हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं एनसीसी के वो ट्रेनिंग के बाद, अपनी पढ़ाई के बाद आर्म्ड फोर्सेस को अपना प्रायोरिटी 1 करियर चुने। तो कितने बच्चे प्रतिभाग लिए? इस कैंप में 441 कैडेट्स ने हिस्सा लिया, जो कि इस मौसम को देखते हुए एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है और बहुत ही उत्साह के साथ, मेहनत के साथ बच्चों ने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया है। और सबसे अच्छी बात है कि इस पूरी ट्रेनिंग में कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट नहीं हुआ है या किसी टाइप की कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं हुए हैं, और इन्होंने सफलतापूर्वक इस कैंप को हिस्सा लिया है और कंप्लीट किया है। तो अगला भी कोई कैंप होने वाला है? हाँ, इसके बाद इसी कैंप के दौरान हमने जो एनसीसी के थल सेना कैंप होता है उसके लिए बच्चों को हमने शॉर्टलिस्ट किया है, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे होता है। उसके लिए हमने अपनी ग्रुप की टीम सेलेक्ट की है। अगला कैंप जो तकरीबन 10 दिन बाद होने वाला है, इनमें से नॉमिनेटेड जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो थल सेना कैंप की तैयारी करेंगे और आगे वाले कैंप के कंपटीशन के लिए तैयार होंगे। इसमें उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग के ऊपर फोकस्ड है और इसमें एम है कि बच्चों में एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहे और एक वो मल्टी डायमेंशनल, एक बहुआयामी व्यक्तित्व के तौर के ऊपर वो उभर कर आएँ। सर, हमारे चैनल के माध्यम से सारे बच्चों को कुछ संदेश देना चाहिए? संदेश मैं बच्चों को यही देना चाहूँगा कि अपने करियर और अपने प्रोफेशन की तरफ और अपने एकेडमिक में पूरा मन लगाएं, फोकस्ड रहें और किसी भी डिस्ट्रैक्शन में, आजकल बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, उन चीज़ों में ना पड़ें, फोकस रहें एंड अच्छा करेंगे। आई एम श्योर कि उनका जो फ्यूचर है बहुत अच्छा होगा।
देखिए होता क्या है, हम ये देखते हैं कि सरकारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एक तरीके से सीमित होती हैं। सरकारी चीज़ों का अर्थ यह है कि सरकार का यह काम है, सरकार ऐसे मैनेज कर रही है, सरकार यह काम कर रही है। लेकिन जब आप जैसे डिफेंस की तरफ बढ़ते आते हो तो आपको समझ में आता है कि नहीं, कोई चीज़ पेपर वर्क एज अ पेपर वर्क और एक सिग्नेचर से नहीं होती, उसमें डिसिप्लिन भी छुपा होता है। 6 जून को जब मैं यहाँ पर आया था अपने पूरे यूनिट के साथ, हमारे एनओ साहब के साथ स्कूल से, तो एक तो गर्मियों की छुट्टियाँ, ऊपर से गर्मी, उसके बीच में एक कैंप ऑर्गेनाइज़ करना, तो एक पूरी प्लानिंग बैठी जाती है जिसमें सूबेदार साहब का बहुत बड़ा योगदान होगा, उनके टीम का बहुत बड़ा योगदान होगा। मुझे याद है बीएचएम साहब हमेशा सुबह पानी पीते रहो, अपना ख्याल रखो कहते थे, और शाम में जब हम खाना पीना खा करके अपने कमरे में जाते तो सिर्फ और सिर्फ हमें बिस्तर दिखता था, क्योंकि वो पूरा दिन का जो स्केड्यूल था पूरा पैक्ड था और हमें पूरा एक ट्रेनिंग तैयार किया जाता था। अब दिक्कत ये आती है कि जहाँ पूरे यूनिट का जो एक सवाल होता है हमेशा कि पनिशमेंट्स या ऐसी जो चीज़ें होती हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑर्डर। उस ऑर्डर को फॉलो करना ही एक तरीके से हमें बताता है कि हाँ हमारे डिफेंस कितनी मजबूत है। और एज अ ऑफिसर आई जस्ट वांटेड टू से डैट अगर आप एक निचले स्तर पर देखेंगे किसी चीज़ को अगर इम्प्लीमेंट कराना हो तो हमें डिफेंस से सीखना चाहिए, क्योंकि वो बताती हैं कि हमें ऑर्डर मिलता है लेकिन उस ऑर्डर का क्या पालन करना है, क्या कैसा उसका फ्लो होगा, क्या उसकी जिम्मेदारी होगी, कौन उसे आगे एग्जीक्यूट करेगा, तब जाकर के वो इम्प्लीमेंट होता है। उसमें डिफेंस सबसे बड़ा योगदान प्ले करती है। आप अगर श्रीलंका का देखें, एग्जाम्पल ले लें, अगर उसमें कहीं भी क्राइसिस आई, अगर आप क्राइसिस के मैनेजमेंट में देखेंगे तो इंडिया खड़ी उतरी है और उसने देखा है कि हमने किस तरीके से अपने आप को मैनेज किया है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो ऑफकोर्स waking up in the morning 6 for my school time, then coming back at 1:30, then for my coaching at 4, coming back at 8। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 4:15 पे आपको उठना है, 4:30 पे आपको फॉल इन हो जाना है, 4:45 पे आपको वापस अपने ग्राउंड, एनसीसी ग्राउंड, इस ग्राउंड में आना है और फिर आप जाएंगे पीटी के लिए। ये हमेशा एक उल्टा स्केड्यूल नहीं था, लेकिन एक बहुत ज़्यादा एक ज़ाती और एक मैनेजेबल स्केड्यूल था, क्योंकि इसके बीच में कहीं से भी अगर कोई भी गलती होती थी तो हमें भी पनिशमेंट्स मिलती थी, बेंड डाउन कराना, ये सारी चीज़ें। लेकिन वी लर्न थ्रू आउट आवर डेज एंड राइट नाउ दिस इज़ द लास्ट डे एंड आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू टू ईच एंड एवरीवन हु मैनेज्ड दिस एंड वी आर हियर एट द कॉर्नर। थैंक यू सो मच। ये कैंप जो है CATC 281 गर्मियों के दिनों में आयोजित किया गया है। ये कैंप कैडेट्स को हर रूप से तैयार करने के लिए ही ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। इसमें 176 SW कैडेट्स, जो कि गर्ल्स कैडेट्स थी, जिन्होंने बहुत ही प्रतिभाशाली ढंग से अपने आप को इस कैंप के लिए तैयार किया। और इसमें हर कंपटीशन में, जैसे 2 तरह के कंपटीशन यहाँ हुए थे, थल सैनिक कैंप और बेस्ट कैडेट के लिए भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था। थल सैनिक कैंप के लिए भी SW कैडेट्स और SG कैडेट्स ने बेहतरीन रूप से अपना प्रदर्शन दिया और उनके लिए कई कैडेट्स का नाम शॉर्टलिस्ट करके सिलेक्ट किया गया। और बेस्ट कैडेट जो कि हर क्राइटेरिया में बेस्ट रहते हैं, जैसे कि ड्रिल, कम्युनिकेशन, अपनी स्टडीज़, इन सब में जो भी बेस्ट रहता है उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्शंस लिए जाते हैं। उनके लिए भी कैडेट्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया। रही बात मेरे एक्सपीरियंस की, तो इस कैंप में मैं एज अ बटालियन ऑफिसर बहुत कुछ सीखी। ये रैंक जो कि बहुत सबसे ज़्यादा सीनियरिटी की बेसिस पे बात की जाए तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल एंड कमांड सीखा, बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे इनको मेंटेन करना है, कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, ये सारी स्किल्स मैंने अपने अंदर डेवलप की। और मैंने ये भी सीखा कि कैसे हमें कोऑपरेशन करना चाहिए अपने कैडेट्स के साथ, जूनियर्स के साथ। कैसे हर टाइम तो हम सीनियर्स उनके साथ स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते, तो उनके साथ प्यार भरी बातें करके उनको कैसे एक सीनियरिटी निभाई जाती है, ये उसका एग्जाम्पल देके मैंने इस कैंप में ये प्रदर्शन किया। धन्यवाद। धन्यवाद यात्रा के क्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने संविधान रक्षा की शपथ ली। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की धन्यवाद और आभार यात्रा के क्रम में कचहरी पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने अपने समर्थकों के साथ संविधान रक्षा की शपथ ली गई। वहीं इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा और कहा कि 18 जून को वो किसानों का सम्मान नहीं, नुकसान करने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाराणसी में 15 किलोमीटर यात्रा निकलने वाली थी, लेकिन रद्द हो गई। अब हम प्रदेश भर में भव्य आभार और धन्यवाद यात्रा निकालेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाजवादी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस चुनाव में खूब काम किया,
जिसका परिणाम यह निकला था कि वोटिंग परसेंटेज में प्रधानमंत्री 2 से 3 घंटे तक पीछे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री वाराणसी आ रहे हैं और उनसे यही कहना है कि ज़मीनी स्तर के सभी पीड़ित किसानों से मुलाकात करें। जिन किसानों की ज़मीन गुजरातियों द्वारा कब्जा की गई है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे जो संगठन लोग हैं वो आगे मिलकर बड़ी यात्रा के रूप में पूरे प्रदेश में इस आभार और धन्यवाद यात्रा करेंगे। इसके लिए आगे की तारीख और समय तय करके आपको हम लोग बता दें। आज के क्रम में क्या हुआ? आज के क्रम में हम लोगों ने संविधान के रचयिता भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और संविधान की सौगंध सबको दिलाई। और हमारा एक इंडिया गठबंधन का कार्यकर्ता, कांग्रेस, समाजवादी, आप पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सब लोग मिलकर इस चुनाव में खूब काम किए। ज़बरदस्त तरीके से तन मन धन से अपनी सारी ऊर्जा ताकत लगाकर काम किया, जिसका परिणाम था कि प्रधानमंत्री 2 घंटे 3 घंटे तक पीछे रहे। और ये हमारी नैतिक जीत है इंडिया गठबंधन के, हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथियों को, जिसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, सबको आभार व्यक्त करता हूँ। 18 को आ रहे हैं, किसानों से मिलेंगे पीएम मोदी, क्या कहना? निश्चित तौर से 18 को किसानों से मिलने आ रहे हैं, तो मैं यही आग्रह करूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जो किसान पीड़ित हैं, जिनकी ज़मीनें जा रही हैं, जिनको पुलिस वाले ने ज़बरदस्ती मार के ज़मीनें ली हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट नगर हो, वैदिक सिटी हो, काशी द्वार हो, जितने भी ऐसी जगह के लोग हैं, उन सब लोगों से मिलना चाहिए और उनकी जो समस्या है उस समस्या का समाधान तभी हो पाएगा। केवल चिन्हित किसानों से मिलना, मैं समझता हूँ ये किसानों का मजाक होगा। और जो किसान अपनी बात कहना चाहते हैं, वो किसान जो असली हैं और जो एक कुल दिखावटी आएंगे, बनावटी लोगों से जो मिलेंगे, जो सरकारी तंत्र के माध्यम से आएंगे, मैं समझता हूँ कि आम जो किसान जिसकी ज़मीन जा रही है, जिसकी ज़मीन हड़प कर गुजरातियों को दिया जा रहा है, उनसे मिले और उनकी समस्या का समाधान करें। श्री हनुमान प्रसाद पौद्दार अंध विद्यालय में बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने आध्यात्मिक प्रवचन सुना। श्री हनुमान प्रसाद स्मृति सेवा ट्रस्ट में चल रहे आध्यात्मिक प्रवचन की श्रृंखला के 7वें दिन जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की प्रमुख प्रचारिका धामेश्वरी देवी ने वेदों के अनुसार संसार के स्वरूप को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि वास्तव में 2 प्रकार का संसार होता है, एक भीतर का संसार, दूसरा बाहर का संसार। कुछ ज्ञानी लोग कहते हैं कि संसार मिथ्या है और कुछ कहते हैं कि संसार सत्य है। यह दोनों बातें वेदों शास्त्रों के अनुसार सही सिद्ध हो जाती है। वास्तव में हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि माया के विकार होते हैं। साथ ही मन सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी 3 तरह की माया के अधीन रहता है। इसी कारण हमारे मन के विचार प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। ये बहुत वैल्यूएबल है क्योंकि आजकल जो युवाओं की स्थिति है वो छोटी छोटी चीज़ों में डिप्रेशन में चले जा रहे हैं और अपना और साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट कर रहे हैं। अगर वो उनको फॉर रियल स्पिरिचुअलिटी क्या है, अगर ये समझ में आ जाएगा तो वो इन छोटी छोटी बातों से तुरंत घबराएंगे नहीं। अब जैसे उनका कोई काम नहीं हो रहा है तो तुरंत में वो घबरा करके फेंट हो जा रहे हैं और जा कर के पानी चढ़वा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो स्पिरिचुअलिटी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके मटेरियल लाइफ के लिए भी और स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी। ये आपको दोनों तरीके से आपका हमेशा प्रोग्रेस ही कराएगा। आपके स्पिरिचुअल लाइफ की वजह से आपका मटेरियल लाइफ भी बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप तुरंत में घबराएंगे नहीं, आपको गीता का फिर वो याद आ जाएगा कि नहीं भगवान श्री कृष्ण ने उसमें कैसे बोला है, उस स्थिति में हमको डील कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलते चलते पुनः नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में विश्व रक्तदान दिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिन कथाव्यास प्रवीण पांडे द्वारा सुखदेव आगमन का हुआ वर्णन। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में चल रहे रुद्र महायज्ञ की हुई पूर्णाहुति। और एनसीसी ग्रुप मुख्यालय के ग्रुप कमांडर द्वारा संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का हुआ निरीक्षण।
ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।